हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे क्लास 12 के लिए। आज हम सेकंड बुक के पहले चैप्टर पे बात करने जा रहे हैं, जो आपके एमसीक्यू में आ रहा है, यानी पेपर में भी आ रहा है, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। दोस्तों, एक बार मैं आपको संक्षेप में थोड़ा सा राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बारे में बताता हूं। राष्ट्र निर्माण की चुनौती का मतलब यहाँ पर क्या था। 1947 में भारत आजाद हुआ और उस समय विभाजन के साथ ही आजाद हुआ। भारत का आजादी विभाजन के साथ मिली, वो भी किस आधार पर, धर्म के आधार पर विभाजन किया गया। हालांकि उससे पहले हिंदुस्तान के जितने भी क्रांतिकारी युवा नेता थे या क्रांतिकारी नेता थे, उन सभी लोगों का ये विचार था कि जिस दिन हिंदुस्तान आजाद होगा तो आजाद हिंदुस्तान में सबसे पहले लोकतंत्र को हम अपनाएंगे और एक समानता आधारित विकास करेंगे। इन दो मुद्दों पर आजादी के पहले से ही क्या था, सहमति बनी हुई थी और यही दो मुद्दों की चर्चा हमारे देश में चल भी रही थी कि आजादी मिलेगी तो हम ये दोनों काम करेंगे। लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि आजादी जब मिलेगी तो हिंदुस्तान बंटवारे के साथ आजाद होगा। और वही हुआ। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में दो मुल्क बट करके अलग हुए। ऐसे में अब हिंदुस्तान के सामने एक चुनौती ये थी कि क्या हम पहले हिंदुस्तान को एकत्रित करें या फिर जो हमारा हिंदुस्तान मिला है उसमें हम लोकतंत्र स्थापित करें, या संविधान बना करके हम लोकतंत्र को आगे बढ़ें, या समानता आधारित विकास की बात करें। ऐसे में हम पहले के जो सपना देख रहे थे कि हम लोकतंत्र को स्थापित करेंगे और समानता आधारित विकास की बात करेंगे, उन दोनों को ही हम लोगों ने क्या किया, नकार दिया। और सबसे पहली जो चुनौती हमारे सामने थी, जो हिंदुस्तान बिखर चुका था, पूरी तरह से टूट चुका था, उस हिंदुस्तान को एकत्रित करने की चुनौती सबसे पहले थी, अर्थात राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने की चुनौती। वजह साफ था कि हिंदुस्तान दो मुल्क में बटा हुआ था। बहुत सारे हमारे देश में शरणार्थी हिंदुस्तान से बाहर गए, बाहर के लोग आए जो शरणार्थी बन करके आए। ठीक कहते हैं कि 80 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हमारे देश में आए थे। इसके बाद एक चुनौती ये भी थी कि अंग्रेज गए तो जाते जाते जो भी हमारे यहाँ देसी रियासत थे उन्हें 3 प्रकार की स्वतंत्रता देकर चले गए, पूरी तरह से आजाद भी नहीं किया। आजादी तो हमें ब्रिटिश प्रांत की मिली थी, जो देसी रियासत थे उनका तो उन्होंने दिया ही नहीं था। उन्होंने तो ये कहा था कि आपके पास 3 विकल्प है, जिसमें से आप चाहें तो या तो भारत में रह सकते हैं, या चाहे तो पाकिस्तान जा सकते हैं, या हिंदुस्तान में ही रह करके एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना कर सकते हैं। ऐसे में भारत आजाद कहाँ हुआ, भारत तो और बिखर गया था। तो पहली बात तो ये थी कि हम रियासतों को मिलाया जाए, फिर से शरणार्थियों को स्थान दिया जाए, और फिर जो हमारे रियासत मिल जाएंगे पूरा भारत एक बन जाएगा। तो भाषा के आधार पर मांग हो रही थी, तो फिर भारत को एकजुट करने की बात थी। तो राष्ट्र में हम लोग राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन की बात करेंगे। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए, अर्थात राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो पहली चुनौती थी, उस चुनौती में हमारे पास 3 चुनौती थी। उसके अंदर पहला शरणार्थियों की समस्या, दूसरा रियासतों को मिलाना, और तीसरा राज्य पुनर्गठन आयोग के स्थापना करके राज्यों का पुनः एक बार गठन करना। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये चैप्टर बाबू पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं तीनों चीजों की पूरा चर्चा करते हुए हमने एमसीक्यू पे चर्चा करना है। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती, यही राष्ट्र जो बिखर चुका था, इसी राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें सबसे पहला कदम क्या उठाना था, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को स्थापित करना था। अब हम चलिए देखते हैं अगले एमसीक्यू का क्या बात है। अगला एमसीक्यू कह रहा है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। देखिए, हुआ ये था कि भाषा के आधार पर तो मांग हो ही रही थी पहले से कि भाषा, क्योंकि भारत कांग्रेस ने एक बार बहुत पहले 1920 के अधिवेशन में ये बात कह दिया था कि इन फ्यूचर कभी भी हमारा देश जब आजाद होगा तो उस समय हम भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। ऐसे में जब 1947 में हिंदुस्तान आजाद होता है, संविधान लागू होती है, तो हम बात करने लगते हैं कुछ लोग भाषा के आधार पर। उसी में से कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता थे जिनका नाम था पोटी श्रीरामालू। उन्होंने आंध्र प्रदेश को लेकर के मद्रास प्रांत से अलग करने के लिए तेलुगु भाषा के आधार पर अनशन पे बैठ गए, और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ पांव फूलने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में वो 1953 में पहला राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर देते हैं, जो अपना आगे चल करके 56 में सिफारिश देता है, और उसके आधार पे
भाषा के आधार पे आगे चलकर कई राज्यों का गठन किया जाता है। अब यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन थे, हमेशा आप कंसेप्ट पर ध्यान दिया करिए। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? तो कहा जाता है तेलुगु भाषा के आधार पर सबसे पहले। हालांकि 1952 में ही इसको क्या कर दिया गया, दे दिया गया, क्योंकि 52 में ही मर गया था वो बेचारा, पोटी श्रीरामालू मर गए और ऐसे में स्थिति बहुत दयनीय होने लगी, तब जाकर के 52 में ही कर दिया गया। और 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग फैजल अली के जो हमारे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय संस्था बनाई गई और तब कहा गया, और इन्होंने 1956 में जब दिया, तब से हमारे देश में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया और कई भाषा के आधार पर राज्य बने भी। क्लियर हो गया? तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन था? जम्मू कश्मीर। देखिए हमारे यहाँ टोटल 565 देशी रियासत थे जिनके हमें भारत में मिलाना था। इसमें से अधिकांश तो मिल गए थे, लेकिन 4 ऐसे रियासत थे जिनको मिलाने में भारत को थोड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ा, जिसमें एक तो आपका जूनागढ़ था, जूनागढ़, दूसरा आपका मणिपुर था, तीसरा आपका हैदराबाद और चौथा जम्मू एंड कश्मीर। 4 ऐसे ये रियासत थे जो अपने आप में बड़े भी थे और महत्वपूर्ण भी थे। इनको मिलाने में थोड़ी मशक्कत हमें करनी पड़ी और हम एक बार चारों को मिला भी नहीं सकते थे, इसलिए हमने एक एक करके मिलाने का प्रयास किया। तो उसमें सबसे अंतिम दौर में जम्मू कश्मीर को हमने मिलाया। हालांकि हमने मिलाया नहीं, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने खुद ही इस पर सिग्नेचर किया था, जो हमारा विलय पत्र था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ का 29वां राज्य कौन सा था? तो भारतीय संघ का 29वां राज्य तेलंगाना है, जो 2 जून 2014 को ये बना था। कब बना था? 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। किससे अलग हुआ था? तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और देश का 29वां राज्य बन गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अभी अभी हमने राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बताया था। अब यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी बात सही नहीं है। अब देखा रहा कि इसके अध्यक्ष फजल अली थे, ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला कह रहा है कि इसने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में अस्वीकृत कर दिया। ये बात तो लगता है गलत है, क्योंकि भाषा के आधार पर ही तो इसने सिफारिश किया था, लेकिन ये कह रहा है कि अस्वीकृत किया, ये ही गलत है। अगला कह रहा है कि इसकी संस्तुतियों को सरकार ने स्वीकार कर लिया था। बिल्कुल सही बात है। और इसके अध्यक्ष के अलावा 2 अन्य सदस्य थे, ये भी बात सही है, यानी ये 3 सदस्यीय था। अर्थात इसका उत्तर सही नहीं है, वो हो जाएगा बी, इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी क्या है? 3 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? भारत में किसे हम लौह पुरुष के रूप में जानते हैं? तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे, गुजरात के रहने वाले थे। अगला कह रहा है कि देश के विभाजन के समय नोआखली नामक स्थान चर्चा में क्यों रहा? नोआखली आज वर्तमान में देखा जाए तो ये बांग्लादेश में पड़ता है, अदरवाइज पहले ये पश्चिम बंगाल में हुआ करता था। अब कह रहा है कि किस लिए चर्चा में क्यों था? तो कहा जाता है कि भारत जब विभाजन हुआ तो यहीं पर बहुत ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हो गया था, यानी इसी दंगा के वजह से वह चर्चा में आया। हालांकि यहाँ पर गांधी जी भी गए थे और जाने के बाद दोनों तरह के विद्रोह को उन्होंने शांत करने की कोशिश की और शांत भी हुआ। ठीक है, यहीं पर हालांकि दोनों तरह से फौज लगी हुई थी, लेकिन कोई एक दूसरे को सुनने वाला नहीं था। गांधी जाते हैं, गांधी के जाने के बाद दोनों तरह के लोग शांत हो जाते हैं, उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए अंग्रेज गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री की एक उपाधि भी
देते हैं। गांधी जी को हम वन मैन बाउंड्री भी कहते हैं, लेकिन इसका मूल कारण यही था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्तावित किया गया था? तो माउंटबेटन योजना था। कौन सा था? माउंटबेटन योजना। ये 1947 में फरवरी में आया था और इसी के आधार पर भारत का विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आजादी के समय अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू किस पद पर थे? अंतरिम सरकार जिसका गठन हुआ था, किस पद पर थे? तो दो पद पे थे जवाहरलाल नेहरू। वैसे तो देखा जाए अंतरिम सरकार में एक तो प्रधानमंत्री के पद पर भी थे और साथ ही साथ वो उसी वक्त अपने विदेश मंत्री के पद पर भी थे। अब ऐसे में पूछ रहा है कि किस मंत्री के पद पर थे? प्रधानमंत्री तो ऑप्शन में है नहीं, तो विदेश मंत्री के पद पर वो थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आजादी के समय अंतरिम सरकार, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला कह रहा है कि आजादी के समय किन दो बातों पर सबकी सहमति थी? देखिए, हमने शुरुआती दौर में ही आपको बताया था कि आजादी के पहले से ही पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का दो बातों को लेकर सहमति थी कि जिस दिन देश आजाद होगा तो एक तो पहली बात कि देश में हम लोकतंत्र को स्थापित करेंगे और दूसरा कि समानता आधारित विकास करेंगे, क्योंकि पहले हमारे देश में असमानता बहुत फैली हुई थी, गरीबी अमीरी का बहुत अंतर था, जातीय भेदभाव बहुत था। तो अब देखिए क्या कह रहा है, कौन सी दो बातों पर सहमति थी? तो लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा शासन करना, बिल्कुल बात सही है, और सबके भले के लिए काम करना, ये दो बातों पर सहमति बनी हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारत पर अंग्रेजों का शासन था। बिल्कुल बात सही है। दूसरी तरफ छोटे मोटे राजवाड़ों थे जिन पर शासन किनका था? तो भारत के राजाओं का भी शासन था, और ये छोटे मोटे जो थे एक दो नहीं थे, 565 आजादी के समय थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेहरू जी ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जो प्रसिद्ध भाषण दिया था वह किस नाम से जाना जाता था? ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार तो एग्जाम में भी पूछ दिया है कि भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट। ठीक है, भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट भी से कहा जाता है। कह रहा है कि विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो ये भाषण जवाहरलाल नेहरू ने दिया था 15 अगस्त के मध्य रात्रि को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में के अंतर्गत लोक कल्याण के जन उन लक्ष्यों की भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। किसके अंतर्गत? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत उन सिद्धांतों को रखा गया था, जिसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद किसमें किया गया है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसकी चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के कारण यहाँ कितने लोगों को जाने गई? बहुत जाने गई थी, लगभग कहते हैं 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, अर्थात 5 लाख से 10 लाख के बीच में लोगों की जान गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आजाद भारत के समक्ष मुख्य 3 चुनौतियां कौन सी थी? तो हमने पहले ही कहा था कि 3 चुनौती थी हमारे सामने। पहला एकता, अर्थात राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखना, ये एक चुनौती थी। लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती थी और समूचे समाज का विकास करने की चुनौती थी। तो देखा जाए तो हमारे 3 ये थे, तो उत्तर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसलिए अगला कह रहा है कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से भारत क्या था? एक हिंदू राष्ट्र हो गया। क्या हो गया? एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कह करके घोषित किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फैज अहमद फैज कौन थे? तो यह एक कवि थे। क्या थे? यह एक कवि थे। फैज अहमद फैज कौन थे? एक कवि थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1947 में आजादी बंटवारे के साथ मिली और वह वर्ष भारत विभाजन के लिए किस लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ये बहुत ही अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का काल था। उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का काल था। हमने कल्पना तक भी नहीं किया था कि इतने लोग मारे जाएंगे और इतने लोग नुकसान होंगे, इसलिए हम इसे एक अभूतपूर्व हिंसा, मतलब कल्पना से भी ज्यादा, और त्रासदी यानी विस्थापन हुआ। बहुत लोग इधर से उधर गए। कहते हैं ना 80 लाख लोग हिंदुस्तान में आए थे बाहर से, वो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हों या वो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग हों, 80 लाख लोग घर घर से बेघर हो चुके थे। ये तो एक सोची समझी बहुत बड़ी
कम संख्या बता रहे हैं, इससे भी ज्यादा संख्या हो सकती थी, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग बी इसका उत्तर माना जाएगा। अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कहते हैं कि 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम का बहुत बड़ा योगदान था। मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना, जहां पे 72 लोग मिल करके पहली 28 दिसंबर को कांग्रेस नाम की स्थापना, कांग्रेस नाम का एक संगठन बनाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान ए.ओ. ह्यूम को होता है और ए.ओ. ह्यूम को ही हम इसका सचिव भी नियुक्त कर लेते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? क्या स्वेच्छा से हुआ? नहीं। अंग्रेजों के मध्यस्थता के हुई? नहीं। इसका बलपूर्वक हुआ, अर्थात इसको हम सैन्य प्रयोग कहते हैं कि सैन्य के माध्यम सैन्य प्रयोग किया गया था। सेना का प्रयोग करने के बाद हम किसका विलय किए थे? हैदराबाद का विलय 1948 में हुआ था। द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? द्विराष्ट्र राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? तो कहते हैं कि मुस्लिम लीग ने दिया था। किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने दिया था द्विराष्ट्र राष्ट्र का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग था? सौराष्ट्र आज भी है, तब भी था। तो सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो वर्तमान में देखा जाए तो ये गुजरात का अंग है। कहाँ का है? गुजरात में ही सौराष्ट्र पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिए थे? तो कहाँ लेंगे? संविधान सभा में उन्होंने लिया था। कहाँ लिया था? संविधान सभा में लिया था, ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करना। इससे भी बेहतर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अभी तो एग्जाम चल रहा है, नया नया हमने स्टार्ट किया है, इसलिए अभी हम सिर्फ एमसीक्यू पे बात कर रहे हैं। एग्जाम के बाद आपका जब खत्म हो जाएगा तो हम प्रॉपर एक समय ऐसा लेकर के आएंगे जहां पे हम ऑनलाइन आपकी क्लासेस दिया करेंगे और निश्चित तौर पे आपको बेहतर से बेहतर कंसेप्ट के आधार पे मैं पूरा चैप्टर पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अभी तो मैं आपको चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी तो केवल मैं डिस्कस कर रहा हूं, एमसीक्यू कर रहा हूं। इसलिए दोस्तों आप जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिस दिन से पढ़ाना शुरू करूंगा निश्चित तौर पे आपको मेरी क्लास बहुत अच्छा लगेगी। जो भी आप में से नए व्यक्ति अगर देख रहे हैं तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? दोस्तों भारत का एक सिद्धांत है, ठीक है। भारत ही है जो एकता में अनेकता में एकता रखने का प्रयास करता है। वरना देख लीजिए हिंदुस्तान में सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कई प्रकार के समुदायों के लोग रहते हैं, फिर भी हम अनेकता में एकता बना करके रह रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आजादी के बाद भारत के सामने सबसे पहली चुनौती देश को कौन सी थी? तो अभी बताया कि देश को एक सूत्र में बांधने की चुनौती थी, क्योंकि हमने कभी ये कल्पना नहीं किया था कि आजादी के बाद ऐसे बुरे हाल में भारत का आजादी मिलेगी। आजादी जब भी मिलेगी तो ऐसे बुरे कंडीशन में मिलेगी जब दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे। कल तक जो अपने थे आज रातों रात तो अपनों से ही अपने लोग पराये हो रहे थे। इतनी दुखद घटना थी और ऐसे में अब फिर से एक नए भारत का निर्माण करना, उस भारत को एक सूत्र में बांधना, ये कोई आसान काम नहीं था। इसलिए कहते हैं कि एक सूत्र में बांधने की सबसे पहली चुनौती थी, अर्थात इसी को हम राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हैदराबाद के निजाम द्वारा लोगों के विद्रोह को दबाने के लिए भेजे गए अर्धसैनिक बल को कहा जाता था। हैदराबाद का निजाम ने एक अर्धसैनिक बल रखा था, जिसको संक्षेप में उस समय उसके अपने गुंडे के कह हम लोग पुकारते थे, और उसी अर्धसैनिक का नाम था रजाकार। इसने भेजा था, जिन्होंने वहां पे जाकर के बड़ा बुरी तरह से किसानों के साथ गलत व्यवहार किया था वहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने आंध्र नाम से अलग राज्य बनाने के लिए आमरण अनशन किया, जिसके दौरान उसकी मृत्यु भी हो गई? हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था, फर्स्ट में ही बताया था कि कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण लीडर थे जिनका नाम था पोटी श्रीरामालू, उन्होंने ही किया था। तो आपका इस उत्तर क्या निकल जाएगा?
पोटी श्री रमालू डी हो जाएगा। दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ, पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 10 से 15 साल हो गए होंगे, 15 साल से ज्यादा से ही पढ़ा रहा हूँ, 2010 से ही पढ़ा रहा हूँ। लेकिन हमने एक हमेशा बच्चों से यही बात कही है कि आप जो भी पढ़िए, रटने का कभी प्रयास मत करिए, समझिए और समझ करके उसके कंसेप्ट को पकड़िए। अगर आपने कंसेप्ट पकड़ लिया तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप उसे सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे। लेकिन अगर आप कंसेप्ट ही नहीं पकड़ पाते हैं और रटने का प्रयास करते हैं तो आप लंबे समय तक अपनी पढ़ाई को याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुराने मद्रास प्रांत में से 1952 में किस नए राज्य का गठन किया गया था? उसका नाम था आंध्र प्रदेश। मैंने बताया ना, 52 में गठन किया दिया था, मर गया था, इसीलिए 53 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी गई और उसी राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फैजल अली ने आगे चल करके, फजल अली जो थे, आगे चल करके 1956 में अपनी सिफारिश दी। 3 सिफारिशें उन्होंने दी थी, उसी 3 सिफारिश के आधार पर आगे भाषा के, उसमें एक सिफारिश ये भी थी कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जाएगा। और आप देखेंगे कि 1956 के बाद से बहुत सारे राज्यों का गठन किया गया, जिसमें आप मुंबई से गुजरात को हटा सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। आप पंजाब से हिमाचल प्रदेश को हटते हुए देख सकते हैं, पंजाब से आप हरियाणा को हटते हुए देख सकते हैं। कई ऐसे राज्यों का गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असम से अलग करके 1972 में राज्य कौन बना था? सबसे पहले मेघालय बना था। ठीक है, कौन सा बना था? मेघालय बना था। अगला कह रहा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य कब बना था? दोस्तों ये तो 2020 में पूछा भी है, और इसलिए पूछा भी है क्योंकि 2000 में ही बना था। 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर 2000 को कौन बना? पहला राज्य बना था। कौन? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ अलग हुआ था किससे? मध्य प्रदेश से हुआ था। इसके बाद 9 नवंबर 2000 को कौन बना? तो अगला राज्य उत्तराखंड बना था। उत्तराखंड बना था। ये उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? तो ये उत्तराखंड आपका यूपी से अलग हुआ था। और 15 नवंबर 2000 को कौन बना था? तो झारखंड बना था। ठीक है, झारखंड बना था। और ये झारखंड किससे अलग हुआ था? तो ये बिहार से अलग हुआ था। इस प्रकार दोस्तों 2000 में 3 राज्य बने थे। पहला तो इसमें छत्तीसगढ़ था, दूसरा इसमें उत्तराखंड, और फिर से जाकर के झारखंड, इसलिए इसका उत्तर क्या जाएगा? 2000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ब्रिटिश भारत में राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसकी संख्या 565 थी। छोटे मोटे बहुत सारे रियासत थे। अगला कह रहा है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से हम खान अब्दुल गफार खान को पुकारते हैं, जिन्हें अफगानिस्तान में ये रहते थे और गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, इसीलिए इन्हें सीमांत गांधी भी कहते थे। सीमा पर रहते थे और ये बंटवारे को लेकर के खुश नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर सिग्नेचर किया था। अगला कह रहा है क्या कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की थी? तो मुसलमानों ने किया था, पश्चिम में ही थे। ठीक है, अगला कह रहा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया था? तो इसको नहीं, मद्रास को नहीं रखा गया था। ठीक है, दिल्ली को रखा गया था, आज भी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। मणिपुर को रखा गया था, जिसे बाद में राज्य का दर्जा दिया गया था। हिमाचल प्रदेश को भी रखा गया था, जिसे बाद में दर्जा दिया गया था। अगला कह रहा है कि आंध्र प्रदेश की मुख्य मांग क्या थी? तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता दी गई थी? उत्तर आपका ए हो जाएगा, 370। लेकिन 2019 के बाद से ये 370 आर्टिकल अब वहां से हटा दिया गया है और अब जम्मू कश्मीर कोई राज्य नहीं रह गया। अब जम्मू कश्मीर अलग एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लद्दाख को निकाल करके अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुई थी? तो जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता दी जाएगी। ठीक है, इसी के शर्त पर किया गया था, स्वायत्तता के आधार पर। इसलिए तो इसको 370 आर्टिकल के तहत बहुत सारी स्वायत्तता
दी गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो 1948 में हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो जम्मू कश्मीर के ही रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो 1948 में हुआ था। वैसे तो इसका 1949 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 48 अगर है तो ये भी इसका सही है। अब कह रहा है कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो हैदराबाद का भी 48 में ही हुआ था, बस महीने का दोनों का अंतर था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जानते थे? तो हम हैदराबाद के शासक को निजाम कहते थे। क्या बोलते थे? निजाम कहते थे। उस समय निजाम अमीरों की दौलतमंदों में बहुत बड़ा आदमी था, दुनिया के दौलतमंद आदमी में उसका नाम आता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया था? देश के पहले गृह मंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले उप प्रधानमंत्री भी हमारे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? किसे सौंपी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसीलिए इनको भारत में राज्यों के एकीकरण का जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए इनका एक मूर्ति बनाई गई है। क्या बनाया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से बनाया गया, क्योंकि इन्होंने सारे राज्यों को एक साथ राजवाड़ों को मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संघ से राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, संसद से कब पारित हुआ था? तो संसद से 1956 में पारित हुआ और इसी समय इसे लागू भी कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना, यानी कब ये बना? तो इसका हो जाएगा आपका उत्तर 1956 बन गया था, गठन किया गया था 1953 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई थी? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई थी? तो 1940 में ही लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग किया था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना था? तो द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान को बनाया गया था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हिंदुस्तान किसी एक कौम का राष्ट्र नहीं है, दो कौमों का देश है, इसलिए दो देश भी होना चाहिए। और इसी के आधार पर 1940 में सबसे पहले द्विराष्ट्र की मांग मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन में उठाई गई। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।